गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो पार्ट वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो आज थर्ड पार्ट से हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्ट आए हैं। तो अब इस एक्ट को इंटैकल करने के लिए, इनएक्ट सही से करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। अब ये अथॉरिटी क्यों जरूरी है? ये अथॉरिटी रहेंगे तभी जाके ये एक्ट को सही से फॉलो अप कराएंगे। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है कि तीन टाइप्स की एडमिनिस्ट्रेशन है। पहले एडवाइजरी, जो एडवाइस देने का काम करती है कि हाँ क्या क्या नियम होना चाहिए, क्या नया बदलाव होना चाहिए। उसके लिए दो एडवाइजरी बोर्ड है। फर्स्ट वन इज डीटैब एंड सेकेंड वन इज डीसीसी। तो डीटैब में है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और दूसरा है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। उसके बाद जो भी ड्रग्स का चेकिंग वाला पोर्शन है, उसके स्टैंडर्ड को चेक करना, सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, वो सब आइडेंटिटेड नहीं तो नहीं है, उसके लिए थ्री एनालिटिकल टीम है, दैट इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कोलकाता में है, और ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी जो हर एक स्टेट में है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट जो चेक करता है। उसके बाद थर्ड है ऑफिसर, दैट इज एक्सिक्यूटिव जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो अब हम लोग इन सभी के बारे में आज डिटेलिंग करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है डीटैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके मेंबर्स होते हैं, तो जैसे पीसीआई के मेंबर्स होते हैं वैसे डीटैब के भी मेंबर्स होते हैं। तो जितने भी हमारा लेबोरेटरी है, सेंट्रल लेबोरेटरी है, वहाँ के सारे डायरेक्टर यहाँ के चेयरमैन होते हैं। तो जब सेंट्रल जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का एक मेंबर्स रहेगा, ड्रग कंट्रोलर होगा, सीजीएल कोलकाता का डायरेक्टर होगा, सीजीआई कसौली का होगा, इजाज नगर का होगा, प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो यहाँ के सारे जो डायरेक्टर है, ये इसके ऑटोमेटिक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। जो भी उस वक्त उस पद पे होंगे वो वहाँ के मेंबर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है, इनको बनाया नहीं जाता। मतलब अभी एमसीआई के जो भी प्रेसिडेंट है, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाएंगे। पीसीआई के जो भी प्रेसिडेंट है, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाएंगे। आगे जो चलेगा वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाएगा उस करेंट सेशन के लिए। उसके बाद होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, दो पर्सन जो नामित होते हैं, जिनका कोई इलेक्शन नहीं होता, इनको डायरेक्ट दिया जाता है, तो नॉमिनेट होके आते हैं। तो दो पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट हो, एक पर्सन जो फार्मेसी इंडस्ट्री का रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड हो, और दूसरा दो पर्सन जो पहले कहीं गवर्नमेंट एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा था ना। अब इलेक्टेड मेंबर्स कौन होगा? तो इनका चुनाव होगा। तो ईसी मीटिंग के दौरान, जो पीसीआई का ईसी मीटिंग होता है, वहां से एक मेंबर्स आता है। ईसी मीटिंग एमसीआई का एक मेंबर्स आता है। तो ये सब इलेक्टेड मेंबर्स है। एक कोई भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक फार्माकोग्नोसिस्ट होता है, जो जिनका मेन सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी रहा हो। एक मेंबर्स आईएमसी का रहता है, और एक मेंबर्स हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का रहता है। तो यहाँ पे ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो सभी का इलेक्शन होता है, उसके बाद ये सारे मेंबर्स आते हैं। ये सारे मेंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब इनका काम क्या है? एडवाइजरी बोर्ड है, तो मेन मकसद क्या होगा? एडवाइस देना। कोई भी टेक्निकल मैटर हुआ, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, या कुछ भी नया चीज बताना हो, तो वहां पे इनको एडवाइस देना होता है। या इनको कोई भी फंक्शन असाइन किया गया हो इस एक्ट के तहत, तो वो काम करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा कमिटी है, दैट इज ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो ये भी एडवाइजरी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट हुए हैं एज लाइक डीटैप, बट डीटैप से ज्यादा इसके पास अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा पावर्स है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? तो दो रिप्रेजेंटेटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। तो अब इसका फंक्शंस क्या है? तो इसका फंक्शंस भी एज एडवाइजरी बोर्ड है, जिसका काम क्या है कि एडवाइस देना फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इनहेंस करने के लिए। उसके बाद इसके पास ज्यादा पावर है, पहले ही बताए डीटैप के तुलना में। उसके बाद जब भी जरूरत पड़ती है, ये
कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग क्रिएट करते हैं, उसके बाद एडवाइस देते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अब ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या है, तो एक सेंट्रलाइज लेबोरेटरी है जहाँ पे सभी चीज का स्टैंडर्ड चेक होता है या स्टैंडर्ड पहले से मेंटेन होता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो कोलकाता में है, और इसका जो डायरेक्टर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, अपॉइंट करती है। तो इसका फंक्शन क्या है, तो कोई भी टेस्ट सैंपल डिस्प्यूट में आया है या कस्टम ने पकड़ा है तो उसका एनालिसिस करना, जो भी इंपोर्ट सब्सटेंस आ रहा है, सैंपल्स आ रहा है, उसको एनालाइज करना, इंटरनल स्टैंडर्ड्स के लिए मटेरियल कलेक्ट करना, रेफरेंस जो भी तैयार हो रहा है कोई भी चीज के लिए रेफरेंस जो बन रहा है उसको प्रिपेयर करना, उसका मेंटेनेंस करना, माइक्रोबियल कल्चर्स का मेंटेन करना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ड्यूटी देती है उसको सही सलामत निपटाना, और कभी भी कोर्ट में अगर एपेलेंट की जरूरत होगा अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार, तो ये एपेलेंट अथॉरिटी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो एनालिसिस करता है, दैट इज गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट पूरा क्या सेंट्रल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अब कौन आएंगे, इनका जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं एनालिसिस करने के लिए, जो भी हमारा स्टेट वाला लेबोरेटरी है वहां पे ही अपॉइंट होते हैं। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस हिसाब से होता है, इनका क्वालिफिकेशंस क्या होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है कि जैसे उसको ऑफिशियल गैजेट मिलता है कि हाँ अपॉइंट करना है गवर्नमेंट एनालिस्ट का, तो वो अपॉइंट करती है। लेकिन वैसा आदमी को जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इंपोर्ट में, कोई भी मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्स में जाने अनजाने में इनका कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, इंगेज नहीं होना चाहिए कोई भी तरह का ड्रग एंड बिजनेस ट्रेड में, या कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनके अंदर नहीं होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशंस का बात करते हैं, तो इसको क्या है कि या तो ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। तो ग्रेजुएट का डिग्री सिंपल नहीं होना चाहिए, वो मेडिसिन में होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होना चाहिए या फार्मेसी में होना चाहिए विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए, किसी एक अंदर, किसी लेबोरेटरी के अंदर, और इसके ऊपर कौन होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट एनालिस्ट होना चाहिए पहले का, कोई गवर्नमेंट एनालिस्ट, और ये आदमी उसके अंदर काम किया हो, या कोई भी टेस्टिंग लेबोरेटरी का हेड होना चाहिए, एचओडी होना चाहिए फॉर ग्रेजुएट वर्क। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी किया हुआ है, तो इन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट डिफाइंड है उनके अलावा इनको 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग ऑफ ड्रग अंडर सेम गवर्नमेंट एनालिस्ट होना चाहिए या हेड होना चाहिए कहीं का। तो अब ये जो एनालिस्ट होते हैं इनकी ड्यूटी क्या है, तो पहला ड्यूटी क्या है कि जो भी एनालाइज करना सैंपल का, कोई भी डिस्प्यूट में आया, ड्रग इंस्पेक्टर दिया, कस्टम इंस्पेक्टर दिया, तो जो भी चीज इनको मिल रही है उनका टेस्टिंग करना, उनका एनालिसिस करना, और ये रिपोर्ट उस एक अथॉरिटी को देना या गवर्नमेंट को देना, मेन उनका काम यही है। उसके बाद आता है एनालाइजिंग अथॉरिटी, जो मेन लाइसेंस वाले काम करती है, जो भी लाइसेंस देने का काम करती है, दैट इज लाइसिंग अथॉरिटी। तो लाइसिंग अथॉरिटी क्या है, इसके भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन इसमें है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए। उसके बाद इनका लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ड्रग में इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेस्टिंग में होना चाहिए, ड्रग टेस्टिंग में एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। इनका भी ड्यूटी क्या है कि जहाँ पे भी इनको फॉर्म मिलता है कि इसे फार्मर का लाइसेंस देना है, तो वहां पे जाके वो सारे एरिया को असाइन करना, देखना सही है या नहीं, अगर टेस्ट उसका सारा हेल्थ लाइफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से है या नहीं, सारी कंडीशंस, तो उसके बाद ये उसको लाइसेंस करते हैं। अगर कोई कंप्लेन आ गया तो कंप्लेन भी करते हैं। नाउ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो सारी चीज को कंट्रोल करना है, अब ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं दैट इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी। टोटल को कंट्रोल करने का जो हक है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का भी है। तो इसके भी क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएट इन फार्मेसी होना चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग में, मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स। लास्ट आता है ड्रग इंस्पेक्टर, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रग इंस्पेक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली क्वेश्चन हर जगह आता है, या बहुत लोग ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर का ड्यूटीज क्या है वो हम जानेंगे। तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या है बेसिकली, तो ड्रग इंस्पेक्टर कोई भी आदमी बनना चाहता है तो उसको डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, मेडिसिन में।
या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फार्माकोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद क्या है कि अगर इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बाई चांस अलग कभी कभी स्टेट वाले अलग अलग क्वालिफिकेशन भी मांग लेते हैं, या किसी एक मैन्युफैक्चर सब्सटेंस शेड्यूल सी का उसको इंस्पेक्शन करना है, तो उसको उस शेड्यूल सी में जो भी सब्सटेंस है उसमें एटलीस्ट 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में या टेस्टिंग में। तो ये चीज ये होना चाहिए शेड्यूल सी वाला। शेड्यूल सी में क्या आता है, बायोलॉजिकल्स जो इधर इंजेक्ट करने वाला है, या C1 में जो पेरेंट्रल है इंजेक्ट करने वाला नहीं है। अब ये पावर है, पावर हम जानते हैं कि पावर क्या क्या हो सकता है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो ड्रग इंस्पेक्टर के आगे बहुत ज्यादा पावर होते हैं। अब ये पावर क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले कि वो कोई भी प्रीमिसेस जहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर हो रहा है या टेस्ट हो रहा है, वहां पे वो विजिट कर सकते हैं, वहां पे वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जहाँ पे भी स्टॉक रखा हुआ वहां पे भी वहां से वो सैंपल ले सकते हैं, ये उनका पावर है। किसी को वो इंट्रोगेट कर सकते हैं, कोई भी सेल हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उस आदमी को बोल के वहां का सैंपल ले सकते हैं टेस्टिंग करवाने के लिए, और टेस्टिंग कराने के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजते हैं। उसके बाद कभी भी असिस्टेंट का जरूरत होगा तो वो भी वो ले सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड है उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वहां का रिकॉर्ड होगा उसको एग्जामिन कर सकते हैं। उसके बाद उनको हमेशा ये पावर दिया गया है किसी को भी अपने कस्टडी में ले सकते हैं, नो इंट्रोगेट भी कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी अगर जा रहा है तो उसको उतार भी सकते हैं ना। अब जो उनकी ड्यूटीज क्या क्या है, क्या क्या उनको करना चाहिए अपने नियम में बद के, तो उनकी ड्यूटीज पे हम आते हैं। तो फर्स्ट जो उनका ड्यूटी है, इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंस फॉर सेल, जो भी सेल के लिए है उसको इन्वेस्टिगेट करना, जो भी कंप्लेन है उसका रिकॉर्ड करना, जितने भी उनका क्या बोलते हैं रिकॉर्ड है या इंस्पेक्शन उन्होंने किया है उसका एक रिकॉर्ड बनना, और वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को शेयर करना, क्योंकि इनसे ऊपर रहता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो जितने भी रिकॉर्ड इन्होंने रखा है, जितने भी इंस्पेक्शन किया है, वो सारे को उनको सबमिट करना होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। उसके बाद कोई भी इंक्वायरीज कर सकते हैं, कोई भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किसी भी अगर सेल हो रहा है किसी भी ड्रग्स का, तो ये काम कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर ड्रग्स का जो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कहीं पे भी शेड्यूल सी या C1 में इंस्पेक्शन हो रहा है, हालांकि उनके लिए उनको वहां पे 1.5 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, बट ये वहां पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जितने भी इन्होंने रिकॉर्ड रखे हैं वो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा। और क्या है कि जब भी ये कहीं से प्रेमिसेस से कोई भी बॉटल उठाते हैं कि ये कोई भी सैंपल ले सकते हैं, तो सैंपल इनका क्वांटिटी सीमित रहता है, कितना क्वांटिटी ही इनको लेना है, और जो क्वांटिटी लेना है इनको पे ऑफ करना पड़ता है वो चीज का। जो भी क्वांटिटी उठा रहे हैं उनको पहले उनका पे करना पड़ता है, और ये वो क्वांटिटी 3 भाग में उठाते हैं और ये पे करना है। हालांकि ये जो भी चीज लेते हैं उनको पे करना है, तो वो पे वाला सामान फॉर्म 16 में भरते हैं, जो उनको गवर्नमेंट से फिर बाद में वो पैसा मिल जाता है, लेकिन इंस्टेंट में उसको फेयर प्राइस पे खरीदना पड़ता है। अब जो भी चीज उनको खरीदना पड़ेगा तो वहां से उनको कंसर्न लेना पड़ता है, जो भी आदमी का वो सामान है उनसे कंसर्न लेना पड़ता है, वो ट्रिप्लीकेट या फोर चीज में बनाते हैं। अब ये किसको भेजेंगे, तो पहला क्या करते हैं कि 1 पोर्शन उस आदमी के पास स्टोर करवा देते हैं, दूसरा गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजते हैं, तीसरा कोर्ट में रखते हैं, और चौथा अगर कोई वेरेंटर है तो उसको भेजते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। 3 रखते हैं या 4 बनाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट एनालिस्ट को सैंपल देते हैं। अगर सैंपल में कुछ भी गड़बड़ी पकड़ाया, अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, तो इंस्टेंट वो सामान को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगर वो चीज स्टैंडर्ड क्वालिटी का पकड़ा है तो सेल ऑर्डर उसको फिर से दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर वो सामान को ले लेते हैं तो कुछ दिन के लिए उसके लिए स्टे ऑर्डर लग जाता है, तो वो सामान नहीं बेच सकते। तो उसके बाद जैसे ही उसका आ जाता है कि हाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो वो स्टे ऑर्डर हट जाता है और वो सेल ऑर्डर आ जाता है उसमें। तो ये सब पर्पस है ड्रग इंस्पेक्टर के। तो इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिर कुछ सेल का बचा हुआ है, सेल ऑफ ड्रग्स, होलसेल, रिटेल सेल, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ एक चैप्टर और रहेगा,
फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ओके।